बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास यूनिट नंबर 12 जो है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? ऑप्टिक्स मतलब लाइट। आप इसमें स्टडी करोगे लाइट के फिनोमेनास को, डिफरेंट फिनोमेनास ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, लाइट की डायफ्रैक्शन, प्रोपगेशन, रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और भी लाइट के जितना लाइट के रिलेटेड जितने भी फिनोमेनास हैं वो सारे के सारे आप इस यूनिट में डिस्कस करोगे। समझ आ गई है? सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपकी लाइट क्या चीज है। लाइट आपके पास जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट इज emitted by excited atoms or molecules that can cause the sensation of vision by normal human। कि लाइट आपके पास प्रोड्यूस होती है एक्साइटेड एटम से। जब आपके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गए हुए हो, अभी बात है एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है और ग्राउंडेड स्टेट कौन सी होती है। दुनिया में, आपकी यूनिवर्स में जो भी चीज है, कोई भी चीज है अगर, तो वो एक ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करती है, स्टेबल हालत में रहना पसंद करती है। जब आप किसी भी स्टेबल एटम पे, ग्राउंडेड स्टेट पे अगर एटम हो, उसके ऊपर कुछ भी आप इंसिडेंट, कोई लाइट फॉल करवाते हो या कोई ऐसा इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करवाते हो कि वो अपनी ग्राउंडेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो वहां से एक्साइटेड स्टेट से वापस डी एक्साइट होके अपनी असली हालत में वापस आएगा, तो तब वहां से आपके पास लाइट इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रेज। कुछ आपको नजर आती है वहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो सारे का सारा। तो लाइट जो है ये क्या है, आपके पास डी एक्साइटेशन, जब एटम की डी एक्साइटेशन होती है तब वहां से इमिट होती है, ऑरिजिनेट होती है। इसी के साथ अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स क्या है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि ऑप्टिक्स क्या है आपके पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द फिनोमेना ऑफ लाइट। लाइट के फिनोमेनास को डिस्कस करना फिजिक्स के अंदर। अगर आप लाइट के फिनोमेनास को डिस्कस करते हो तो वो फिजिक्स के अंदर कौन सी ब्रांच में डिस्कस करोगे? ऑप्टिक्स के अंदर। लाइट हैज डुअल नेचर। आपकी जो लाइट है उसकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर से क्या मुराद है कि आपकी लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है। समटाइम्स आपकी लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, जिसका आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप अगर स्पीड ऑफ लाइट पे जाओ कि लाइट की स्पीड, तो असल में वो लाइट की जो स्पीड होती है वो फोटॉन की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन पार्टिकल है। तो यहां से अगर बात की जाए, अगर आप लाइट को एज अ फोटॉन ट्रीट करते हो तो आप कहते हो कि लाइट का जो बिहेवियर है वो कौन सा बिहेवियर है? एज अ पार्टिकल। लाइट यहां पे क्या ट्रीट हो रही है? एज अ पार्टिकल। तो लाइट एज अ पार्टिकल नेचर रखती है। उसके बनिस्बत दूसरी, अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप जाओ तो आप ये भी कहते हो कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव भी होती है, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ऐसा कहते हो नहीं कहते? तो इसका मतलब है कि लाइट की डुअल नेचर्स हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये निकला है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट से बाउंस बैक होना, वापस आना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? व्हेन लाइट traveling in a certain medium falls on the surface of other medium, a part of it return back in the same medium। अगर आपकी लाइट जो है वो जा रही है किसी मीडियम से, जो ही वो किसी मीडियम के साथ टकराएगी तो उस लाइट का जो कुछ हिस्सा होगा
वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो जा रही है, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। तो वो जो रिफ्लेक्ट होके सरफेस के साथ जब इंटरेक्ट करती है लाइट, उसके बाद जो बाउंस बैक होना है, इस चीज को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाई है कि ये एक आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। अभी बात है रे की, एक होती है रे, एक होती है बीम। रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। रे और बीम पे मैं आता हूं। अगर आपकी ये एक रे आ रही है, जो ये किसी एक मीडियम से टकराएगी, तो ये इस मीडियम से, ये पूरे का पूरा एक मीडियम है, तो ये इसी मीडियम में वापस गई या नहीं गई? तो ये क्या हो रही है? यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है। अभी बात है, मैंने यहां पे जिक्र किया है रे का। रे क्या होती है और बीम क्या होती है? जब आपकी जो लाइट है वो आ रही हो, वो जो पाथ ट्रेवल, सिंगल पाथ ट्रेवल करती है, आप उस सिंगल पाथ को अगर लेते हो तो आप क्या कहते हो कि ये क्या है? रे है। ये क्या है? रे है। अगर आपके पास बहुत सारी रेज हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऑफ रेज, तो वो जब आप उसको कंसेक्टिवली डिस्कस करते हो तो ये क्या कहते हो? आप कहते हो बीम ऑफ लाइट। तो वहां पे रे नहीं होती, वहां पे क्या होती है? बीम होती है। समझ आ गई है? रे और बीम का कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद आते हैं, आपके पास जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप उसको स्ट्राइक करवाओगे, इंटरेक्ट करेगी, जाके लाइट किसी सरफेस के साथ जाके टकराएगी, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी। वो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ लाइट जाके इंटरेक्ट करती है या उसकी सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है, वो ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स को, क्या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करेगा? या अगर मैं बात करूं कि आपके कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे लाइट इमिट होती है। जैसे आपका सन है, सन से लाइट आ रही है, नहीं आ रही? ये बात माइंड में नहीं लानी कि लाइट का ओरिजिन वो सोर्स है। लाइट का ओरिजिन आपका सन नहीं है। अगर मैं सन की बात करूं तो अक्सर बच्चों से ये बात पूछी जाए कि ओरिजिन ऑफ लाइट, लाइट का ओरिजिन क्या है, लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रही है या कहां से हो रही है, तो आप कहते हो जी कि सन से हो रही है, सन से लाइट आ रही है। असल में सन से लाइट, सन एक स्टार है, इसके साथ इस जैसा एक और स्टार है, और इससे बड़े बड़े स्टार हैं। यूनिवर्स में सन से हैवियर स्टार्स भी मौजूद हैं। तो हम फिर कौन से स्टार को कहें कि वो लाइट का सोर्स है? तो इस पे अगर हम जाएं तो वो बहुत डिटेल हो जाएगी। हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट इमिट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा है सन से लाइट आ रही है ना, इमिट हो रही है ना, तो सन भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं कैंडल्स की, सिंपल कैंडल अगर मोमबत्ती रखी हुई है तो वो अगर जल नहीं रही तो उससे लाइट इमिट, जब वो जल रही होगी तब उससे लाइट इमिट हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? आप एक रूम में रखो उस कैंडल को, जब उस कैंडल को आप रूम में रखोगे तो अंधेरा है, पहले आप देखोगे कि जस्ट उसके पास का जो वहां पे जो रीजन है वहां पे थोड़ी रोशनी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कहोगे कि वहां से लाइट इमिट हो रही है ना, तो वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये बात मैंने लिखी हुई है, विच इमिट्स देयर ऑन लाइट। वो खुद, वो जो आपकी कैंडल है उससे लाइट वो इमिट कर रहा है जब वो जल रही होती है। दूसरे ऑब्जेक्ट हैं आपके पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसी के ही उल्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? जिनसे लाइट इमिट नहीं होती। जैसे आपके पास पेपर है, क्या पेपर से लाइट इमिट होती है? रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा कि आपके पास लाइट आई है, रिफ्लेक्ट हुई है उस ऑब्जेक्ट से, नहीं, लाइट उस ऑब्जेक्ट से इमिट होना। क्या पेज से लाइट इमिट हो रही है? क्या आपका जो मून है, मून से लाइट इमिट हो रही है? नहीं, रिफ्लेक्ट हो रही है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तभी तो वो आपके लिए, आप उसको सेंसेशन ऑफ विजन बनता है।
आप उसको देख सकते हो किसी चीज को। आप अगर किसी भी चीज को देखते हो तो कैसे देखते हो कि लाइट उस पर जाके पड़ती है, स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में आती है, देन वो आपके लिए इमेज क्रिएट करती है। ये सारी चीजें हम लोग इमेजेस वगैरह के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल आगे। उसके बाद आपके पास, अगर मैं डिस्कस करूं, मैंने रेस का डिस्कशन की थी, अगर आपकी एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? ऐसी रे, द अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट, जो लाइट किसी सरफेस तक अप्रोच कर रही है, पहुंच रही है, वो जो इंसिडेंट शुरू वाली रिफ्लेक्शन से पहले वाली लाइट, उस लाइट को क्या कहा जाता है? उस रे को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। जैसे कि AO है, AO रे क्या है? इंसिडेंट रे। मैं यहां पे साथ लिख भी देता हूं, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। उसके बाद है, या मैंने लिखा हुआ है द रे AO इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। AO कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड रे की, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसी रे जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई है। आपकी यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे ये रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है, ये जो रे है, ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये साथ में मैंने लिखा हुआ भी हुआ है कि द रे OB इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं यहां पे भी साथ में लिख देता हूं कि ये जो रे है, ये कौन सी रे है? उसके बाद है आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो है कि जिस पॉइंट पे आपकी लाइट आती है, सरफेस के साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट को आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। कि जहां पे आपकी इंसिडेंट रे आके फॉल होती है या स्ट्राइक करती है या इंटरेक्ट करती है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। मैंने लिखा हुआ है द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। जैसे कि ये है, ये वाला जो पॉइंट है, इंसिडेंट रे ये आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर आके ये क्या करती है? इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है नॉर्मल। नॉर्मल, अगर आप लोग 9th के कॉन्सेप्ट पे जाओ, 9th में जो चीज है, 9th की बुक में फिजिक्स में, नॉर्मल लाइन आपके पास कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। अगर ये मेरा हाथ है तो इसके ऊपर ये जो लाइन है, ये मार्कर, लेट्स अज्यूम ये एक लाइन है, तो ये इसके ऊपर क्या है? कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? नॉर्मल लाइन होती है। तो अगर ये बात करूं मैं, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर नॉर्मल लाइन ये होगी नहीं होगी, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए? तो ये मैंने डॉटेड लाइन से ड्रा की, ये कौन सी लाइन है? नॉर्मल लाइन। और नॉर्मल लाइन को अगर डिफाइन करें, द लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, आपका जो इंसिडेंस पॉइंट होगा, उसके ऊपर आप क्या ड्रा करो? 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करो, जो लाइन क्या होगी? वहां पे नॉर्मल होगी, एज अ नॉर्मल ट्रीट होगी। उसके बाद है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? कि जब जो आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, उस एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान एंगल ये है, तो ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है थीटा आई से।
इसी तरह से ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका और नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है, तो आपके पास ये जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है थीटा आर से। मैं यहां पे भी लिख देता हूं आपके लिए कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा आर से। अभी आपके पास रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं कि अगर ये काम होगा तब आप कहोगे कि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तब यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो रिफ्लेक्शन कैसे? पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बात आ गई है यहां पे प्लेन की। प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल सरफेस को क्या कहा जाता है? प्लेन। जिसमें दो डायमेंशन, मतलब एक्स आ जाए या वाई या जेड या एक्स, ये आपका बोर्ड है, ये टू डायमेंशनल है। तो इसको ये क्या है? पूरे का पूरा एक प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल सरफेस को क्या कहा जाता है? प्लेन कहा जाता है। समझ आ गई है? तो क्या बात लिखी हुई है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है या नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों किसी एक प्लेन पे हो, चाहे वो आपका एक्स प्लेन हो, चाहे वो आपका वाई हो, चाहे वो आपका जी हो, लेकिन ये तीनों के तीनों किसी एक प्लेन में होंगे, तो तब वहां पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। रिफ्लेक्शन तब होगी वहां पे। दूसरा लॉ ये है, वो है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपकी जो रे आ रही है, जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो दोनों एंगल्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल होंगे तब आप कहोगे कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो हो रहा है। इक्वल होते हैं, रिफ्लेक्शन होगी तब जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात मैंने लिख भी दी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपके पास जो रिफ्लेक्शन है उसकी कितनी टाइप्स हैं। रिफ्लेक्शन की हमारे पास अगर पहले बात की जाए कि रिफ्लेक्शन डिपेंड किस चीज पे करती है, रिफ्लेक्शन आपकी डिपेंड करती है जो आपकी सरफेस है उसकी स्मूथनेस पे। वो सरफेस कितनी रफ है, कितनी स्मूथ है, कितनी शाइनी है, कितनी फ्लैट है, वो उस चीज पे डिपेंड करती है। तो मैंने लिख दिया पहला पॉइंट कि रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां पे होगी जहां पे आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। या अगर मैं इसको पढ़ूं तो रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर। रिफ्लेक्शन हो रही है स्मूथ सरफेस की वजह से। स्मूथ सरफेस कौन सी? कि आपकी ये बिल्कुल एक सरफेस है, बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ सरफेस है, एक इंसिडेंट लाइट आ रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट, तीसरी आ रही है वो रिफ्लेक्ट। तो ये यहां से एक रेगुलर पैटर्न बनता नहीं बनता? जब यहां पे रेगुलर पैटर्न बनेगा तब हम यहां पे इसको, इस रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी टाइप है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? कि जब आपकी द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कि अगर आपकी वो जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है वो सरफेस आपकी स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। जैसे कि यहां पे बनी हुई है, रफ सरफेस बनी हुई है, एक इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तीसरी आ रही है, चौथी, लेकिन यहां पे आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिलता। अभी माइंड में, अक्सर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे क्या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा? यहां पे
यहां पे क्या एंगल बराबर होगा जी। अगर ला ये है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगी, तो यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो इसका मतलब है यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। कैसे है? अगर आप इस रे को लेते हो, इसका नॉर्मल ड्रा करो यहां पे, इस पॉइंट ये जो जहां पे सरफेस होगी वहां पे नॉर्मल ड्रा करो। जब नॉर्मल ड्रा करोगे तो आप देखोगे कि जितना एंगल इंसिडेंट के साथ बन रहा है, इंसिडेंट रे के साथ, उतना ही एंगल आपकी रिफ्लेक्शन रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है। तो आपका जो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वायलेट नहीं होते। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इसके बाद एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।